नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा दिलचस्प सफर करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया की आत्मा को उसके साहित्य के पन्नों में खोजने जा रहे हैं। ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है, ये एक पूरे देश की अपनी पहचान को खोजने, उसे बदलने और फिर दुनिया के सामने रखने की एक पूरी दास्तान है। तो आइए इस साहित्यिक यात्रा को शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई देश अपनी पहचान बनाता कैसे है? उसकी अपनी एक आवाज़ कैसे बनती है? अक्सर इस सवाल का जवाब उसके साहित्य में, उसकी कहानियों में छिपा होता है। साहित्य एक आईने की तरह होता है जिसमें एक राष्ट्र अपनी शक्ल देखता है। और ऑस्ट्रेलिया की कहानी ठीक इसी खोज की कहानी है। हर कहानी का एक शुरुआती बिंदु होता है ना? ऑस्ट्रेलिया की साहित्यिक कहानी एक बड़े टकराव से शुरू होती है। एक तरफ थी इस धरती की हजारों साल पुरानी स्वदेशी विरासत और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आए। ये दो दुनियाओं का मिलन नहीं बल्कि एक टकराव था। जरा इस पैमाने को देखिए, मतलब 65,000 से भी ज्यादा सालों से यहाँ स्वदेशी कहानियां गूंज रही थीं। और फिर अचानक महज कुछ 100 साल पहले यूरोपीय लिखित संस्कृति का आगमन हुआ। सोचिए ये कितना बड़ा और कितना अचानक आया एक सांस्कृतिक भूकंप रहा होगा। इस हजारों साल पुरानी परंपरा की जो आत्मा है ना, वो बसती है ड्रीम टाइम में। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये दुनिया को देखने, समझने और जीने का एक आध्यात्मिक नजरिया है। ये इस धरती की पहली और सबसे गहरी साहित्यिक जड़ है। और फिर आता है साल 1788 और बस कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ब्रिटिश जहाज़ों के साथ एक बिल्कुल नई कहानी ने जन्म लिया। निर्वासन की कहानी, कठोर हालात में जिंदा रहने की कहानी और एक ऐसी जमीन पर अपनी पहचान बनाने की कहानी जहां उन्हें सजा के लिए भेजा गया था। इन अनुभवों ने ही शुरुआती ऑस्ट्रेलियाई लेखन की नींव रखी। तो अब देश एक हो रहा था, पर एक सवाल सबके जहन में था, आखिर ऑस्ट्रेलियाई होने का मतलब क्या है? और इस सवाल का जवाब मिला बुश में, देश के विशाल देहाती और जंगली इलाकों में। यहीं से एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ी जाने लगी। और इस नई कहानी का हीरो कौन था? कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आइडिया था, एक एहसास जिसे कहते हैं मेटशिप। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक वादा था कि मुश्किल हालात में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। वफादारी, बराबरी और एक दूसरे का साथ देना, यही मेटशिप ऑस्ट्रेलियाई पहचान की रीढ़ बन गया। और इस नई आवाज को अगर किसी ने सबसे बुलंद तरीके से उठाया तो वो थे हेनरी लॉसन। उनकी कलम ने बुश की कोई रोमांटिक खूबसूरत तस्वीर नहीं बनाई, बल्कि उसके कठोर सच को बयां किया। उन्होंने ग्लैमर नहीं बल्कि असल संघर्ष और हिम्मत की कहानियां लिखीं। तो कुल मिलाकर हेनरी लॉसन ने अपने बुश यथार्थवाद और मेटशिप के आदर्शों से ऑस्ट्रेलियाई पहचान की एक ऐसी मजबूत तस्वीर गढ़ी जो दशकों तक वहां के साहित्य पर छाई रही। लेकिन क्या कोई भी देश सिर्फ एक अकेली कहानी पर जी सकता है? नहीं ना। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया बड़ा हुआ, लेखकों ने बुश की इस सीधी साधी कहानी के पीछे झांकना शुरू किया। उन्होंने इंसानी मन की गहराइयों में उतरकर उन जटिल सच्चाइयों को खोजना शुरू किया जो अब तक अनकही थीं। और इस नई लहर को जिसने लीड किया वो थे नोबेल पुरस्कार विजेता पैट्रिक व्हाइट। उनकी कलम बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि मन के अंदर की यात्रा करती थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई आत्मा की उन गहराइयों को छुआ जहां तक पहले कोई नहीं पहुंचा था। तो पैट्रिक व्हाइट ने किया क्या? उन्होंने अपने उपन्यासों से ये दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई पहचान सिर्फ बुश और मेटशिप तक ही सीमित नहीं है। ये एक आध्यात्मिक खोज की भी कहानी है और मन के अंदर चलने वाले संघर्षों की भी। और इसी दौर में एक और बहुत ही पावरफुल आवाज उभरी, जूडिथ राइट की। उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का लैंडस्केप सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं था, बल्कि इतिहास और जिम्मेदारी का एक जीता जागता सबूत था। उन्होंने ये बताया कि ये भूमि केवल सुंदर नहीं बल्कि घायल भी है। जूडिथ राइट ने साहित्य की पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। अपनी कविताओं से उन्होंने पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकारों जैसे जरूरी मुद्दों को देश के सामने रखा। उन्होंने सिखाया कि इस जमीन से प्यार करने का मतलब है इसके जख्मी अतीत की जिम्मेदारी भी लेना। लेकिन उस एक राष्ट्रीय कहानी का क्या जिसमें सबकी आवाज ही नहीं थी? जल्द ही जिन लोगों को हाशिए पे रखा गया था, उन्होंने इस कहानी को चुनौती देना शुरू कर दिया। साहित्य अब एक आवाज का मंच नहीं रहा बल्कि कई आवाजों का एक कोरस बन रहा था। इसे देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं जो एक ही जमीन पर चल रही थीं। एक तरफ उपनिवेश बनाने वालों की कहानी, तरक्की और देश बनाने की, और दूसरी तरफ इस जमीन के असली वारिसों का अनुभव, हमला, बेदखली
और अपने ही घर में वजूद बचाने का संघर्ष। यहीं से विरोध की साहित्यिक आवाज ने जन्म लिया। और इसी संघर्ष से आदिवासी लेखन एक बहुत ताकतवर हथियार बनकर उभरा। पहले इसका मकसद अपनी संस्कृति को बचाना था, फिर यह विरोध और प्रतिरोध की आवाज बना, और आखिरकार इसने जमीन पर अपने हक और इंसाफ की मांग की। ये एक पूरा साहित्यिक आंदोलन बन गया। इस पूरे आंदोलन की एक मशाल, एक बहुत बड़ा नाम थी उडगेरू नुनुक्कल। उनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार थीं। वो कविता की किताब प्रकाशित करने वाली पहली आदिवासी ऑस्ट्रेलियन बनी, और ऐसा करके उन्होंने साहित्य और राजनीति दोनों में एक नया इतिहास रच दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक तो वो एक राष्ट्रीय कहानी का जो आइडिया था ना, वो पूरी तरह बिखर चुका था। उसकी जगह ले ली थी कई नई आवाज़ों ने, प्रवासियों की कहानियों ने, और उन लेखकों ने जो इतिहास को ही एक अलग नज़र से देख रहे थे। पीटर कैरी जैसे लेखक वो तो इतिहास के साथ जैसे खेलते हैं। वो उन सभी राष्ट्रीय मिथकों को लेते हैं जिनकी हमने बात की, और उन्हें एक पहेली की तरह तोड़कर फिर से जोड़ते हैं। वो हमें ये दिखाते हैं कि इतिहास पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक कहानी है जिसे हर पीढ़ी अपने तरीके से कह सकती है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ऑस्ट्रेलियाई साहित्य असल में कुछ बड़े सवालों के ही इर्द गिर्द घूमता है। इस जमीन से हमारा रिश्ता क्या है? ऑस्ट्रेलियाई होने का मतलब क्या है? हम अपने मुश्किल अतीत का सामना कैसे करें? क्या मेटशिप आज भी मायने रखता है? और आखिर किसकी कहानी सुनी जानी चाहिए? यही वो बातचीत है जो ऑस्ट्रेलिया खुद से करता रहा है। तो सवाल यही उठता है, अगर साहित्य सच में किसी देश की खुद से हो रही बातचीत है, तो आज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खुद से क्या बात कर रहा है? उसकी कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? इसका जवाब शायद आने वाले कल के साहित्य में छिपा है।